हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ रहे थे और उसमें हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है, कब होगी और क्रांति कोण के बारे में हमने पढ़ लिया था। और जो हमारे डेली लाइफ के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बेस पर जो फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, जैसे कह सकते हैं मिराज कह सकते हैं, मिराज कहें तो मृग मरीचिका, और हीरे का चमकना कह सकते हैं। और अगर बात करें हम इसके ऊपर बेस्ड फिनोमिना की, तो जैसे किसी दरार का, कांच में आई दरार का ज़्यादा चमकना, तो वो हमने पढ़ा था। उसके अलावा दो और एप्लीकेशन हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत आता है, वो बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो एक्चुअल में ये ऑप्टिकल फाइबर एक तार की तरह ही है, जो कि अपने अंदर से लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने के लिए, साउंड वेव को या फिर कोई विजुअल वेव है, कोई भी चीज़ है वेव हो, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कराने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। इसी का क्यों यूज़ होता है? बिकॉज़ ये वाला जो बेस्ड होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एनर्जी जो है वो बहुत ही कम लॉस होती है। एनर्जी लॉस जो होता है वो बहुत ही कम, ना के बराबर होता है। इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक भी अगर किसी को भेजें, एनर्जी को भेजें, तो वो कह सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ कम नहीं हो, है ना। तो इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में मेन क्या चीज़ होता है वो भी मैं आपको बता दूं। इसके अंदर जो है, मान लीजिए एक वायर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। कोई इस तरीके से एक वायर है, ये ऐसा एक वायर होता है। अगर वायर को मैं आगे से छील दूं तो उसके यूं और दो एक पार्ट मिल सकते हैं आपको। और इसको अगर छील दिया जाए तो ये कुछ इस तरीके से आपको यूँ मिल सकता है पोर्शन। ये तीन मेन कॉन्स्टिट्यूंट है, और जनरली मेन तो ये दो ही है। इसको बोलते हैं कोर। इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे कोर, सबसे बीच में, इसलिए ये इसको बोलेंगे क्लैडिंग, इसको बोलेंगे क्लैडिंग। और इसे बाहर वाले को आप बफर कोटिंग कह सकते हैं। ये एक प्लास्टिक कोटिंग होती है जो जनरली तारों पर जो रहती है, वो वाली कोटिंग है। तो मेन जो है ऑप्टिकल फाइबर में जो सीखने की या समझने की जो चीज़ है वो दो ही है, कोर और क्लेडिंग। एक तरह का तार है, और हमने छील के इनके दो पार्ट जो है निकाल के दिखाए आपको। कोर जो है वो किससे बना होता है? वो कोर एक अच्छे क्वालिटी के ग्लास या फिर क्वार्ट्ज से मिलके बना होता है। क्वार्ट्ज आपने नाम सुना होगा। क्वार्ट्ज एक तरह का मटेरियल है। क्वार्ट्ज या फिर ग्लास, अच्छे क्वालिटी के ग्लास से मिलकर बना होता है। हाँ, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अच्छा होता है, बट ज़्यादा होता थोड़ा सा, तो इसलिए ये क्वार्ट्ज लेते हैं। और क्वार्ट्ज का लेने का एक और कारण है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है, जो भी एनर्जी को या फिर लाइट को एब्जॉर्ब करती है, बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है लाइट को क्वार्ट्ज जो होता है। ओके, अब क्वार्ट्ज को अगर देखो, क्वार्ट्ज तो एक तरह का पत्थर टाइप पत्थर है, तो उसको फिर इसको एक तार के फॉर्म में कैसे लाया? तो क्वार्ट्ज को क्या किया गया, और तार तो हमें बार बार मोड़, हर जगह से मोड़ भी सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, मुड़ भी सकता है। तो अगर ये एकदम, जैसे मान लीजिए अपनी हड्डी है, तो जहाँ पर एकदम हड्डी है तो वहाँ से तो अपन बीच में से, यहाँ से तो कहीं मोड़ नहीं सकते। जहाँ पर जॉइंट है वहाँ से तो हम ज़रूर मोड़ सकते हैं। तो अगर हमें तो तार को तो कहीं से भी मोड़ना है, अगर एक पूरा एक पत्थर की तरह हुआ तो वहाँ से हम नहीं मोड़ सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वार्ट्ज को बारीक पीस लीजिए और उसकी फिर एक थ्रेड, एक धागा नुमा तंतु बना दीजिए। इसका नाम तंतु इसलिए बोला है, एक फाइबर है,
है ना, एक धागा बना दिया। किसका धागा बना दिया? क्वार्ट्ज का धागा बना दिया। इस केस में क्वार्ट्ज है, उसका एक धागा बना दिया, और बहुत ही महीन धागा है ये। मतलब इसका डायामीटर या रेडियस जो है, त्रिज्या जो है इस धागे की, वो मिलीमीटर से भी कहीं ज़्यादा कम है, कहीं ज़्यादा कम है। ये बहुत ज़्यादा माइक्रोन की कोटि का होता है ये, है ना। तो ये बहुत ही कम त्रिज्या का बहुत ही महीन धागा होता है ये। और किसका बना होता है? क्वार्ट्ज का। अब इसके अंदर मैंने कहा ना, जहाँ पर हड्डी टूटी हुई है वहाँ से तो मुड़ सकता है अपना, तो इस तरीके से इसको तो हर जगह से तोड़ दिया है, बारीक पीस दिया है, तो कहीं से भी मोड़ो मुड़ जाएगा, क्योंकि ये बारीक चूर्ण सा है एक तरीके से। एक क्या नाम है, तोड़कर हमने एक धागा बना दिया उसका, तो अब कहीं से भी ये सॉलिड नहीं है, आराम से ये मुड़ सकता है। ओके, तो कोर के बारे में बात कर ली, है ना। मान लीजिए इसका जो अपवर्तनांक है वो μ1 है। क्लैडिंग जो होता है वो एक तरह का आवरण ही है इसका, और वो किसी भी चीज़ का बना हो सकता है। प्लास्टिक का जनरली बना लेते हैं, है ना, प्लास्टिक का बना दिया। बट प्लास्टिक के अंदर एक कंडीशन है यहाँ पर कि जो इसका जो क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक है, जिसको मैं μ2 बोलता हूँ, वो μ1 जो है हमेशा μ2 से ज़्यादा होना चाहिए। या फिर कह सके जो आप क्लैडिंग ले रहे हो, जो आवरण जो ले रहे हो, उसका जो अपवर्तनांक है आवरण का, वो हमेशा कोर से कम होना चाहिए, हमेशा कोर से कम हो, तो ही ये ऑप्टिकल फाइबर सक्सेस है, अदरवाइज नहीं। अब जो दूसरा जो इसके ऊपर जो ये कोटिंग है, ये एक नॉर्मल प्लास्टिक कोटिंग है जो इनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये वाली बात है, ये हो गया। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से लाइट इसके अंदर प्रोपेगेट होगी। तो उसके लिए हम फिर से एक बार एक ऑप्टिकल फाइबर बना लेते हैं एक बार। ये मैंने कोर और क्लैडिंग बना दिया है। अब इसके अंदर देखो, ये एक ओपनिंग जो है, ये जो दरवाज़ा है वो बहुत ही छोटा दरवाज़ा है, और इसके अंदर जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो बहुत छोटे कोण से इसमें जा सकती है। मतलब हर एक कोण से नहीं, जो भी जाएगी, क्योंकि बहुत छोटी ओपनिंग है, बहुत ही छोटी ओपनिंग है ये, ठीक है कि नहीं। और बहुत छोटी ओपनिंग रखने का रहने से एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण इसके अंदर से प्रवेश करती है, ये मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश की, तो यहाँ पर एक बार अपवर्तन होगा, आपको मालूम है, क्योंकि हवा से जा रही है कोर के अंदर, और कोर का अपवर्तनांक क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा मुड़ जाएगी। अब छोटी ओपनिंग का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही ये क्लैडिंग और सीधा कोर पे, कोर से अब जाना चाह रही है क्लैडिंग में। अब आप खुद देखें, ये है कोर, अब जो प्रकाश किरण जाना चाह रही है क्लैडिंग में, तो ये देखो जा रही है, ये इसके अंदर, इसका जो अपवर्तनांक है μ1 है, और इसका जो है μ2 है। हमने कहा था μ1 हमेशा ज़्यादा रहेगा μ2 से, तो अब ये जा रही है सघन से विरल माध्यम में। जानबूझ के इसका कम रखा ताकि इसका जो गमन हो, जब ये ऐसे रवाना हो तो ऐसा लगे ये सघन से विरल में जा रही है। और अगर सघन से विरल में जा रही है, तो अगर ये कोण बड़ा हुआ, क्रांति कोण से बड़ा होता है, तो हमेशा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही रह जाएगी। और इस छोटी ओपनिंग के होने के कारण जो है, हमेशा भले प्रकाश किरण कैसे भी इसमें प्रवेश कराएं, हमेशा जो है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यहाँ पर क्रांति कोण से ज़्यादा ही बनेगा, और वापस जब ये टकरा कर वापस इधर आती है, फिर से इसमें जाने का प्रयास करती है सघन से विरल में, फिर से क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है, और ये इस तरीके से आगे यूँ ट्रेवल करती रहती है। ये है ऑप्टिकल फाइबर, और जिसके अंदर बिना, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बेस्ड है, और क्वार्ट्ज जो है अवशोषण कम करता है, तो इसलिए इसमें प्रकाश जो है इंटेंसिटी है, तीव्रता जो यहाँ पर और यहाँ पर लगभग बराबर रहती है, तीव्रता का लॉस नहीं होता। इसीलिए आज सबसे ज़्यादा प्रयोग में इसको लिया जाता है, एनर्जी लॉस नहीं होने के कारण।
मेडिकल में भी इसका यूज़ लेता है। जैसे मान लीजिए अंदर की तरफ, मान लीजिए अगर आपको देखना हो ऑर्गन्स को, तो एक ऑप्टिकल फाइबर अंदर डाला जाता है जिसमें लाइट होती है, और लाइट आ जाने के बाद हम कैमरे की हेल्प से देख सकते हैं अंदर कोई डैमेज वगैरह है या नहीं है ना, डायग्नोस करने के लिए आप कह सकते हो। और अपने कह सकते हैं कि कोई भी डेटा अगर एक जगह दूसरी जगह भेजना है बहुत किलोमीटर तक, है ना, कोई साउंड वेव को प्रोपेगेट कराना है, विजुअल वेव को प्रोपेगेट कराना है, लाइट को प्रोपेगेट कराना है बहुत दूर डिस्टेंस तक, तो हम इसको प्रीफर करते हैं किसी और की जगह पर। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, बिना एनर्जी लॉस के। ओके, अब हम टोटल इंटर रिफ्रैक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान होगा। अपवर्तनांक कितना है पदार्थ का? √3, तो उसका जो क्रांतिक कोण कितना होगा? तो फॉर्मूला आपके सामने है, sin IC = 1/μ। सामान्य केस के लिए बात हो रही है, तो दूसरा विरल माध्यम हवा ही है ना, सामान्य केस के लिए हवा रहता है विरल माध्यम। तो ये रहा sin IC। ये क्या है? अपवर्तनांक किसका? जिसका पूछा है, जिस पदार्थ का, है ना। ओके, तो आपको मालूम है ये अपवर्तनांक जो है वो है √3। तो IC = क्या हो गया? sin 1/√3। हमें sin 1/√3 का डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं मालूम, बस इसको कैलकुलेट जरूर किया जा सकता है। तो हमारे लिए आंसर यहाँ पर ही आ गया, ये हमारा आंसर है। हाँ, अगर ये मान लीजिए 1/√2 बनता, मतलब अपवर्तनांक √2 होता तो 1/√2 बनता, और 1/√2 कौन से एंगल के लिए होता है? उस समय हम 45 बोल देते, है ना। 1/2 होता तो हम कह देते वो फिर IC 30 है। ये अपन को मालूम नहीं है इसका, तो इसलिए हमने यहीं पे छोड़ दिया। अप्रॉक्स आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो वो किसके आसपास है, क्योंकि देख लीजिए ये किसके आसपास रहता है, 1/2 और 1/√2 के बीच में है या फिर क्या है, तो ये समथिंग 38 समथिंग कुछ एंगल होता है इसका। तो ये अपन ने निकाल दिया क्रांति कोण का मान IC। – 30 डिग्री क्रांति कोण वाले पदार्थ में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। क्रांति कोण कितना है? 30 डिग्री। तो वैसे पदार्थ के अंदर जो है क्रांति कोण मालूम करना है। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं। क्रांति कोण दे रखा है 30, उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। इस बार प्रकाश की चाल को हमें ज्ञात करना है। ओके, हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए हमको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, तो हमें प्रकाश की चाल के अंदर जो है sin IC का संबंध दिखाना है। तो हम जानते हैं μ = किसी उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो μ जो है 1c/v होता है अपवर्तनांक की परिभाषा से, किसी का पदार्थ का अपवर्तनांक। तो मान लीजिए यही पदार्थ है तो उसका अपवर्तनांक जो है c/v होगा। c और v क्या है? प्रकाश की चाल उस माध्यम है, तो ये है v प्रकाश की चाल उस माध्यम, और ये हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि sin IC जो होता है वो होता है 1/μ, ये वही अपवर्तनांक है और ये उसका क्रांतिक कोण, ठीक है। तो μ क्या हो गया? ये इधर ले आइए तो 1/sin IC, μ 1/sin IC। अब ये μ है और μ को हम क्या लिख सकते हैं? c/v भी तो लिख सकते हैं म्यू को, c/v, ठीक है, c/v हो गया। अब देखिए v का मान क्या होगा? v हमें निकालना है c × sin IC, और IC क्रांतिक कोण दे रखा है कितना है? 30 डिग्री, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और 30 डिग्री होता है 1/2। तो v हो गया 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मछली जो है झील की सतह से कुछ नीचे है, यदि क्रांति कोण 49 डिग्री है तो इस स्थिति में मछली कितने कोणीय परास से सतह के ऊपर देख पाएगी? देखिए कोणीय परास का मतलब ये होता है, जैसे हमारे आँख का भी एक कोणीय परास है जिससे कि हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कोणीय परास का मतलब है जैसे मेरी आँख है, हम आपको मालूम हम किसी एक रेंज तक देख सकते हैं। जैसे मैं अपना हाथ इधर रखा हुआ है, इसके बाद में इधर रखूँगा तो मुझे नहीं दिखेगा हाथ,
तो ये अपनी एक कोणीय परास है, ताकि मैं अपनी एक आंख का मैं बात करूं तो हर एक आंख, दोनों आंखों का अपना अपना कोणीय परास है क्योंकि बराबर है। अगर एक आंख की बात की जाए तो हमारे उस आंख का एक कोणीय परास है, मतलब एक ऐसा कोण है जिस पर कि वो देख सकता है, वो एक पर्टिकुलर कोण 50 डिग्री 100 डिग्री 150 डिग्री ऐसा कोण मिलेगा आपको, जिस कोण पर कोणीय परास के सामने वाला हम पोर्शन इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो कोण बन रहा है बीच में, यही कोण कोणीय परास है, देखने का कोणीय परास। यहाँ पर लगभग इसी का थोड़ा यूज होगा पर थोड़ा डिफरेंट है ना। तो बताता हूँ अब इसमें मछली का कोणीय परास क्या होगा जिससे कि वो सतह से बाहर वाली दुनिया को देख सके। ये कोई झील बना दी अपन ने, और एक मछली को भी ले आते हैं। ये मछली बढ़िया है, ये उसकी आँख हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर पानी भी बना दें तो बच्चे कहेंगे झील कहाँ है कि बिना पानी की झील। ये देखिए, अब जो ये मछली बाहर किसी भी वस्तु को देखें तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके आँख से जो निकलने वाली प्रकाश किरण है वो बाहर तक जाए, बाहर का पोर्शन, बाहर की दुनिया देखने के लिए इसके आँख से प्रकाश किरण निकले और वो बाहर पहुँचे, ये ज़रूरी है उसके लिए। अगर इससे निकलने वाली प्रकाश किरण जो है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरण है, वो बाहर नहीं पहुँचे तो फिर इसका मतलब वो देख नहीं सकती वो प्रकाश, उस प्रकाश किरण, वो प्रकाश किरण बाहर के चीज़ को दिखा नहीं सकती। वैसे बाहर की चीज़ को देखने के लिए बाहर से प्रकाश किरण आती है अंदर, तो हम बाहर की चीज़ देख सकते हैं। तो कहने का मतलब बाहर से अंदर आए और वो का वो फिर जो बाहर से अंदर आएगी वही तो अंदर से बाहर जा सकती है। तो हम उल्टा पढ़ रहे हैं, इधर उल्टा समझेंगे कि अगर जो प्रकाश किरण इधर से जो बाहर जा सकती है उधर वो वाला पोर्शन हम देख सकते हैं, और जो प्रकाश किरण इधर से या जो वाला पोर्शन इधर से या जो प्रकाश किरण इधर से बाहर नहीं जा सकती तो हम कहेंगे फिर वो वाला पोर्शन भी वो नहीं देख पाएंगे। ये वाली कहानी है। अब देखते हैं कैसे होता है। जैसे एक प्रकाश किरण मैं बना देता हूँ, जैसे इससे आँख से निकलने वाली एक प्रकाश किरण हम ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर एक अभिलंब बनाया, ये कौन, ये जा रहा है सघन से विरल माध्यम, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का केस हो सकता है इसमें, तो इसलिए कौन देखा, कौन बहुत छोटा है। हाँ, पानी के लिए पूर्ण आंतरिक के नाम कितना कौन होता है, क्रांतिक कौन 48 डिग्री समथिंग, तो ये थोड़ा छोटा कौन है, तो मतलब ये प्रकाश किरण बाहर जा सकती है, अपवर्तन होगा तो बाहर जा सकती है, तो मतलब ये वाला भी वो पोर्शन देख लेगी मछली। ये आपने थोड़ा सा एक और प्रकाश किरण उधर बनाई, आप ये थोड़ा देखेंगे कि इस बार जो कौन है वो देखिए पहले से बड़ा बना। अब आपतन कोण पहले से बड़ा है, परंतु अभी भी मैं कह रहा हूँ क्रांति कोण छोटा है, तो ये वाली प्रकाश किरण भी बाहर जाएगी और हमें इसको दूसरे की दुनिया दिखा देगी, वो बाहर की दुनिया इसको देखने को मिल जाएगी। बट अब थोड़ा सा और, अब थोड़ा इधर और जाएगी तो आपको मालूम है जितना ज़्यादा जाएगी कोण बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ताकि ये क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्रांति कोण मान लेते हैं, ये क्रांति कोण एग्जैक्ट। तो जब ये क्रांति कोण हो जाएगा तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाले प्रकाश किरण इस तरीके से आ जाएगी, मतलब उस तरफ गई नहीं, बाहर गई नहीं, तो मतलब इसके अंदर वाला, मतलब ये वाला जो रेंज जो प्रकाश किरण जा रही है उससे तो वो बाहर वाली चीज़ दिख रही है, बट इसके बाद वाली, उससे बाद में तो क्रांति कोण ज़्यादा ही हो जाएगा कोण, तो वो तो प्रकाश किरणें कहाँ आ जाएगी, वापस अंदर की तरफ आ जाएगी, तो इसके बाद वाला पोर्शन ये नहीं देख सकती मछली। इसकी आँख भले ही देखने की क्षमता देती हो, प्रकाश किरण भले ही जा रही हो इधर से, बट पानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये इसको नहीं देख पाएगा बाहर वाले पोर्शन को। तो ये अगर क्रांति कोण है तो यही इसकी एक रेंज हो गई देखने की। इसको मैं ढंग से वापस बनाता हूँ, मैं वही बनाता हूँ जो हमें चाहिए, कौन सा वाला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांति कोण वाला ही बनाते हैं अपन, बाकी वाला नहीं। ये देखिए, हमने कहा ये वाला जो कोण है वो क्या है, क्रांति कोण है IC, ओके। ये प्रकाश किरण से, अगर ये क्रांति कोण है तो ये फिर इस तरीके से प्रकाश किरण, तो इसका मतलब उधर वाला नहीं देख पाएगी। सेम इस तरफ भी तो होगा, इसका सेम इस तरफ भी तो होगा, क्योंकि IC तो कोई चेंज है नहीं, ये भी IC इस केस में जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि इधर हो, ये रेंज ऊपर भी चलेगा,
ये रेंज इधर भी चलेगा, ये रेंज नीचे भी चलेगा, फाइनली ये इस तरीके से रेंज होगा, इस तरीके से रेंज होगा, ये आँख से इस पोर्शन के अंदर वो देख पाएगी। तो एक्चुअल में आप समझ गए होंगे एक कौन बन रहा है, एक कौन है ना, एक कौन बन रहा है। और ऊपर जो ये वाला जो एक मैं बता सकता हूँ आपको, ऊपर आप कह सकते हैं कि एक इस तरीके से एक वृत्त बन गया है ना। ये वृत्त इसके लिए कह सकते हो, एक मान सकते हो, इस मछली के लिए एक होल है, एक छिद्र है, मतलब ये सब उसके लिए पैक है, दीवार है और एक छिद्र है इस मछली के लिए। मतलब ये मछली इस छिद्र से जो देख सकती है वो देख सकती है, इसके बाहर नहीं। तो ये एक उसके लिए छिद्र सा बन गया एक तरीके से वृत्ताकार, क्योंकि ये देखो ये जो प्रकाश किरण है वो चारों तरफ से ऐसे हो सकती है ना, किसी एक तरफ से थोड़ी ना, ये चारों तरफ से ऐसा संभव है। तो इसलिए ये कौन बन जाता है एक तरीके से। तो ये एक वृत्ताकार क्षेत्र बन गया समतल पर, सतह पर, झील की सतह पर, जिस वृत्ताकार क्षेत्र से वृत्ताकार क्षेत्र के ऊपर वाला पोर्शन वो देख सकती है ना। तो ये इसको छिद्र की तरह मानिए तो आप समझ जाएंगे, एक छिद्र है और इस छिद्र के उस तरफ वाला देख सकती है। हाँ एक बात है, अगर यही मछली जो है, चलो एक बार इसको आंसर निकालते हैं, कोणीय परास। अब ये कोणीय परास क्या है, यही इसकी कोणीय परास है भाई। ये देखिए ये आँख है इसकी, और ये वाला जो आँख है वो इसको इतना वाला, इतने वाले पोर्शन से वो आगे वाला देख सकती है, सतह के ऊपर वाला देख सकती है इतने पोर्शन से। हाँ अंदर जो है वो और देख सकती है, अंदर वाले में तो ये यहाँ पर भी देख सकती है मछली, इधर वाला भी देख सकती है अंदर, तो क्योंकि अंदर तो ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा नहीं, प्रकाश यहाँ से आराम से चले जाएगी इसकी अंदर में, ये यहाँ तो देख सकती है। हमें तो बाहर के लिए बताना ना परास क्या है, तो बाहर के लिए इसकी आँख इतने वाले पोर्शन को वो देख सकती है, इतने वाले पोर्शन। तो एक्चुअल में ये जो है वो कोणीय परास है, ये जो कहलाती है वो कोणीय परास कहलाती है इसके अंदर। अब आप समझ गए होंगे कोणीय परास क्या है। ये है एंगल थीटा, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, कोणीय परास। इसको अपन को निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर एक अभिलंब बनाते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब बनाएंगे, अभिलंब बनाए या फिर इस तरीके से ऊर्ध्वाधर एक्सिस बनाए, अक्ष बनाए, ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाइए आपने। ये भी ऊर्ध्वाधर है, ये भी ऊर्ध्वाधर है, ये भी ऊर्ध्वाधर है। अब आप देखिए ये कैसा कोण है, ये ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दोनों समांतर, तो ये दोनों समांतर है, तो ये देखिए एकांतर कोण बन गया। तो ये वाला जो कोण है वो है IC, और ये भी देखिए ये वाला भी यहाँ पर एकांतर कोण है, और ये वाला कोण भी कितना बन गया, IC कितना है 49 डिग्री, 49 और प्लस 49 वही तो थीटा है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 2IC, 2 गुणा 98 डिग्री। तो इस मछली की सतह के ऊपर देखने की कोणीय परास है 98 डिग्री, 98 डिग्री, ठीक है। हाँ अगर यही मछली की आंख ऊपर होती, आंख ऊपर मतलब पानी के अंदर नहीं होती, पानी के बाहर होती, तो ये 49 डिग्री नहीं होता, सॉरी 98 डिग्री नहीं होता, 98 से कुछ ज़्यादा ही होता, क्योंकि उसमें ये वाली प्रकाश किरण भी रुकती नहीं, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कोई केस नहीं होता। बात समझ गए होंगे अब आप कैसे ये आपको कोणीय परास निकालनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, उस अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण को ज्ञात कीजिए जिससे कि मछली सतह के ऊपर देख सकती है। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार कह सकते हैं क्रांति कोण नहीं देकर अपवर्तनांक दे दिया है, और कोणीय परास नहीं पूछकर अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण पूछ लिया है। बताते हैं ये क्या चीज़ है। फिर से झील बना दीजिए भाई, और एक मछली, फिर से एक मछली बना दी, पानी, ओके। अब आपको कहानी तो सारी मालूम है, ये प्रकाश किरण जो है इधर जाएगी और यहाँ पर ये क्रांति कोण हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्रांति कोण हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आपको मालूम है एक कोण बनता है, और तो एक कोण बनेगा तो उस कोण का जो आधार हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये इस मछली के लिए छिद्र है, इसके ऊपर वाला देख सकता है। इस कोण का अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण आपको ज्ञात करना, ये है प्रश्न। तो ऊर्ध्वाधर, इसका ऊर्ध्वाधर कोण है कोण का ये वाला,
कोण का ऊर्ध्वाधर कोण ये पूरा होता है। अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण निकालना है तो अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण निकालने के लिए यहाँ से इसको ऊर्ध्वाधर बनाओ, एक ऊर्ध्वाधर बनाया, और ये जो कोण है आधा वाला कोण इसे हम बोलते हैं अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण। अब आप देखेंगे ये तो और ज़्यादा आसान है, क्योंकि अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण जो है वो किसके बराबर है, क्रांतिक कोण IC के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो कोण है आपको एक्चुअल में IC ही निकालना है, घुमा फिरा के आपको IC निकालना है, IC आपको फाइंड करना है, यही अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण है। तो साइन IC की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/μ, एंड साइन IC इज इक्वल्स टू म्यू कितना है 4/3, तो 4/3 वो गया ऊपर, तो IC की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी आपके साइन इनवर्स 3/4, ये आपका आंसर। ठीक है ये भी 50 से थोड़ा सा कम अंदाज से अब कह सकते हैं उतना कौन होता है IC उतना होगा, बट आपके लिए इतना आंसर ठीक है। तो ये अपन ने IC निकाल दिया। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स अपन ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में और उसको आगे बढ़ाते हुए हमने ये वाले पोरोप्रिज्म के बारे में पढ़ा है, कैसे ये रोटेट करता है ये देखिए, और हमने बात की प्रकाशिक तंतु की, है ना, कहाँ कहाँ आता है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आज किए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।